जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अगली सीरीज शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसका नाम है सोशल कल्चर ज्योग्राफी। प्यारे साथियों, यदि हम क्वेश्चनों की बात करें तो सोशल कल्चर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लगभग 10 से 12 नंबर की ये यूनिट है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। बहुत कुछ याद करने का नहीं आएगा इसमें, बहुत कुछ समझने का आएगा। यदि आप उसको समझ लोगे तो यहीं पर काम फिनिश हो जाएगा। बार बार इसको पढ़ना, बार बार रिवीजन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों इरेक्लस के बारे में। सबसे पहले हम सोशल कल्चर ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर हैं उनको पढ़ लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सोशल जितने भी ज्योग्राफी की यूनिट है उनके मॉडल्स और ज्योग्राफर को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम इरेक्लस के बारे में बात करते हैं, जो कि फ्रांस के थे। ला टेरे नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। सामाजिक अराजकतावादी थे ये। तो आपको केवल ये दो बातें याद रखनी थी। रेकलेस मोदे हैं जो ला टेरे किताब लिखे थे और फ्रांस के थे ये। उसके बाद हम बात करते हैं ली प्ले मोदे के बारे में। देखो, ली प्ले मोदे के बारे में पहली बात, ये फ्रांस के समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। दोनों बातें ध्यान रखना है। ली प्ले मोदे के बारे में ये दोनों बातें ध्यान रखना है कि ये फ्रांस के समाजशास्त्री भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। इनकी किताब का नाम है लो रिफॉर्म सोसिले। तो लॉ रिफॉर्म सोशली किताब किसकी है? लीपले महोदय की है। स्थान, कार्य, समाज, पारिवारिक आय, बजट, ये दोनों संकल्पनाएं किसके द्वारा दी गई हैं? लीपले के द्वारा दी गई हैं। तो पहली बात प्यारे साथियों, लीपले महोदय फ्रांस के समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री हैं। लीपले महोदय की किताब का नाम है लो रिफॉर्म सोसिले। लीपले महोदय के द्वारा एक संकल्पना दी गई थी जिसका नाम था स्थान, कार्य और समाज, पारिवारिक आय, बजट की संकल्पना भी लीपले महोदय ने दी है। तो प्यारे साथियों, एक बार मैं इसको यहीं पर याद करवाता हूं, साथ के साथ रिपीट करते हुए चलना। लीपले महोदय फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। लो रिफॉर्मे सोशले इनकी किताब का नाम है। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना लीपले ने दी है और पारिवारिक आय, बजट की संकल्पना भी लीपले ने दी है। अब हम बात करते हैं पैट्रिक गेडिस महोदय के बारे में। पहली बात, ब्रिटिश समाजशास्त्री अर्बन प्लानिंग। तो इस बात को आप मत याद करो, केवल इतना याद करो कि पैट्रिक गेडिस क्या थे? ब्रिटिश थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। सिटीज इन इवोल्यूशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है किताब से, क्रॉस मैचिंग टाइप का। तो पैट्रिक गेडिस ब्रिटेन के थे। सिटीज इन इवोल्यूशन इनकी किताब का नाम है। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय पैट्रिक गेडिस को दिया जाता है। तो स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना, प्यारे साथियों, स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पैट्रिक गेडिस को ही दिया जाता है। पारिवारिक आय, बजट के आधार पर प्रादेशिक नियोजन पर इन्होंने काम किया था। तो पैट्रिक गेडिस के बारे में प्यारे साथियों आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? पैट्रिक गेडिस ब्रिटेन के थे। सिटीज निवोल्यूशन की किताब का नाम है। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इनको। पारिवारिक आय, बजट के आधार पर प्रादेशिक नियोजन पर इन्होंने काम किया था। अब देखो, यहां पर आपको थोड़ा सा समझने को मिलेगा। स्थान, कार्य, समाज और स्थान, कार्य, समाज। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना लेपले ने भी दी थी। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना पैट्रिक गेडिस ने भी दी थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, या स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए आपको लीपले महोदय देखने को मिल जाए, ऑप्शन बी पैट्रिक गेडिस देखने को मिल जाए। तो प्यारे साथियों, आपको आंख बंद करके वहां पर लीपले ऑप्शन ठीक करना है, क्योंकि स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय सर्वप्रथम लीपले महोदय ने को दिया जाता है। भाई, स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को प्रतिपादित करने का काम सर्वप्रथम लीपले महोदय ने किया था। पैट्रिक गेडिस एक हेल्पर के रूप में काम किए थे। बाद में पैट्रिक गेडिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने संकल्पना को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को विकसित किया इन्होंने। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? समाज, कार्य, स्थान की संकल्पना को प्रतिपादित करने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? लीपले महोदय ने किया था। स्पेंसर ब्रिटेन के थे। सामाजिक परिमंडल पर इन्होंने काम, सांस्कृतिक परिमंडल पर इन्होंने काम किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ब्रिटेन के थे, सांस्कृतिक परिमंडल के ऊपर इन्होंने काम किया था। ऑगस्ट कॉम्टे, प्यारे साथियों इसको थोड़ा सा सही ढंग से याद करना, फ्रांस के थे। ऑगस्टे कॉम्टे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। द फोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी इनकी
किताब का नाम है। तो ऑगस्टे कॉम्टे प्यारे साथियों फ्रांस के दार्शनिक थे। आपको केवल इतना याद करना है कि ऑगस्टे कॉम्टे फ्रांस के थे। द फोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी इनकी किताब का नाम था। प्रत्यक्षवाद विचार का जन्मदाता कहा जाता है इनको, तो प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता भी हम ऑगस्टे कॉम्टे को कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों आगे बात की जाए, इन्होंने द लॉ ऑफ थ्री स्टेज विचार को विकसित किया और बताया कि समाज एक संपूर्ण प्रत्येक विशेष विज्ञान के रूप में तीन कल्पित अवधारणाओं के रूप में विकसित होता है, जिसमें पहली है धर्मशास्त्रीय चरण, दूसरा है आध्यात्मिक चरण और तीसरा है सकारात्मक चरण। तो प्यारे साथियों ये बात भी आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है कि प्रत्यक्षवाद विचार का जन्मदाता किसको कहा जाता है, कॉम्टे महोदय को कहा जाता है। द लॉ ऑफ थ्री स्टेज, द लॉ ऑफ थ्री स्टेज किससे संबंधित है, कॉम्टे महोदय से संबंधित है। और जो थ्री स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं, धर्मशास्त्रीय चरण है, आध्यात्मिक चरण है और सकारात्मक चरण है। तो ये तीन चरण है, पहला धर्मशास्त्रीय चरण, दूसरा आध्यात्मिक चरण और तीसरा सकारात्मक चरण। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कोल सावरकर महोदय के बारे में। 10-20 लाइन खींच लो, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के थे, समाजशास्त्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोल सावरकर महोदय के थे, समाजशास्त्री थे। कोल सावर महोदय क्या थे प्यारे साथियों, समाजशास्त्री थे। और कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो कोल सावर अमेरिका के समाजशास्त्री थे और इनके द्वारा 3 किताबें छापी गई। पहली किताब का नाम था प्यारे साथियों एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी, मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप। ये तीनों की तीनों किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। तो आपको याद करना है, कोल सॉवर महोदय अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इनकी 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन पहली किताब है। दूसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों इनकी रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी। इनकी दूसरी किताब का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप या मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप, इनकी तीसरी किताब का नाम है। तो कोल सॉवर महोदय अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इनकी 3 किताबें, पहली का नाम एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जल, दूसरी किताब का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी और तीसरी किताब का नाम है मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप। सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है प्यारे साथियों इनको। कोल सावरकर महोदय को सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने दी थी, कोल सावर महोदय ने दी थी। कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने दी, कोल सावर महोदय ने दी। कल्चरल हॉर्थ शब्द का प्रयोग किसने किया प्यारे साथियों, कोल सावरकर महोदय ने किया था। तो कल्चरल हॉर्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी कोल सावर ने किया था। मेसोपोटामिया को सांस्कृतिक तल किसने कहा था, कोल सावर ने कहा था। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कोल सावर महोदय के बारे में। देखो आंख बंद करो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो मेरी साथ के साथ, सभी को आंखें बंद करनी है। कोल सावर महोदय अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई। पहली किताब का नाम था एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, दूसरी किताब का नाम था रिसेंट डेवलपमेंट कल्चर ज्योग्राफी और तीसरी किताब का नाम था मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, कोल सावर महोदय को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चर लैंडस्केप की संकल्पना किसने दी प्यारे साथियों, कोल सावर महोदय ने। कल्चरल हॉर्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कोल सावर ने। मेसोपोटामिया को सांस्कृतिक तल किसने कहा प्यारे साथियों, कोल सावर महोदय ने। तो कोल सावर महोदय के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब हम बात करते हैं कांट महोदय के बारे में। भाई बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। जो याद करने का कंटेंट नहीं होगा ना, वो मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई इसको मत याद करना आप, लेकिन जो याद करने का है उसको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि इसको अच्छे से रटना है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों इमैनुअल कांट महोदय के बारे में। पहली बात, स्पेन के थे, समाजशास्त्री थे, ये मत याद करो, लेकिन इतना तो याद करो कि ये स्पेन के थे। अब इनकी 3 किताबें, तीनों की तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहो तो यहाँ पर बिना रिस्क के लिए काम करो, समाजशास्त्री शब्द भी याद कर लो कि इमैनुअल कांट स्पेन के एक समाजशास्त्री थे। इनकी 3 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है प्यारे साथियों द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, दूसरी किताब का नाम है द सिटी एंड द ग्रास रूट,
द सिटी एंड द ग्रास रूट। और तीसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमिक सोसाइटी कल्चर। भाई 2 साल से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले पढ़ रहा था, मोस्टली चीजें याद हो गई वैसे ही, ठीक है, मोस्टली चीजें, क्योंकि 2 साल में मैंने 4 बार तो कंप्लीट सिलेबस करवा दिया, तो 4 बार ये पढ़ लिया। फिर मैं एक लाइन को 2-3 बार रिपीट करता हूँ, तो 2-3 बार रिवीजन भी हो जाता है। मेरा खुद का ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। एक बार मैं नोट्स तैयार किया, फिर दोबारा किया, अब मैं तीसरी बार नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो जायज सी बात है, याद होना कम एक तरीके से क्या हो गया, जायज कह सकते हैं। तो इमेनुअल कांट स्पेन के समाजशास्त्री थे। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द सिटी एंड द ग्रास रूट, द इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक सोसाइटी कल्चर, इनकी किताबों का नाम है। तीनों किताबों को याद कर लो, तीनों को नहीं याद करो तो प्यारे साथियों ये 2 तो आपको याद करनी है, पहली और दूसरी। तीसरी आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बाकी मेरा मन नहीं कह रहा कि इसको आप स्किप करो, इसको भी याद कर लेना। नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किया था। तो नेटवर्क सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किसने किया प्यारे साथियों, बताओ। नेटवर्क सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किसने किया, इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया, इंफॉर्मेशन सिटी। तो नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किसने किया, इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होगा। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इमेनुअल कांट स्पेन के समाजशास्त्री थे। 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द सिटी एंड द ग्रास रूट, द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमिक सोसाइटी कल्चर, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इमेनुअल कांट के द्वारा ही किया गया था। नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम भी सबसे पहले प्यारे साथियों इमेनुअल कांट ने ही किया था। अब हम बात करते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में। ग्रिफिथ टेलर महोदय के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है। पहली बात, ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये। अब एथनोग्राफी किताब किसकी है आप खुद को बताना है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये प्यारे साथियों, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि टेलर महोदय ब्रिटेन के थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये, क्योंकि इस शब्द के साथ एक किताब का नाम भी जुड़ा हुआ जो टेलर महोदय के द्वारा लिखी हुई है। ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। जो टेलर महोदय हैं ब्रिटेन के थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है इनको। टेलर महोदय ने 2 किताबें छापी, पहली है प्राइमेटिव कल्चर और दूसरी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो प्राइमेटिव कल्चर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनकी दोनों की दोनों किताबों को आप अच्छे से रट लेना प्यारे साथियों। सोशियो कल्चर इवोल्यूशन, इसमें बताया कि कैसे संस्कृति व समाज में बदलाव आता है। तो आप केवल इतना याद कर लो कि सोशियो कल्चर इवोल्यूशन किससे संबंधित है, सोशियो कल्चर इवोल्यूशन किससे संबंधित है, केवल आप इतना याद कर लो। जो आगे की कहानी है ना कि इसमें इन्होंने क्या काम किया था, ये याद करने की कतई जरूरत नहीं है कि टेलर महोदय ने सोशियो कल्चर इवोल्यूशन किताब छापी थी। संस्कृति की परिभाषा दी कि संस्कृति वह समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं आदि शामिल होती हैं। इस बात को याद करना चाहो तो कर लो, बाकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है। तो टेलर महोदय ब्रिटेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी एक किताब का नाम है, प्राइमेटिव कल्चर इनकी दूसरी किताब का नाम है। ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। सोशियो कल्चर इवोल्यूशन इनकी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है या इनकी एक महत्वपूर्ण किताब का नाम है। ये जो इनका स्टेटमेंट है इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। स्किप कर लोगे तो भी मेरे को जहां तक लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो क्वेश्चन बनने का कम चांस है इससे। बुटीमर, देखो बुटीमर महोदय के बारे में आपको ये दोनों किताबें याद कर लो, वैल्यूज इन ज्योग्राफी, द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी। आयरिश के ज्योग्राफर है ये, तो ये शब्द भी याद कर लो कि एनी बुटीमर आयरस के ज्योग्राफर है। वैल्यूज इन ज्योग्राफी, द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी, इनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। मेसी महोदय, भाई चाहो तो याद करो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मेसी महोदय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योग्राफर नहीं है। इसके अलावा हम बात करें डैनियल बेल, अमेरिका के, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो।
डिकन्सन, अब ये तो आपको याद करना है। ल्यूक डिकन्सन, ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, द कल्चर, कैपिटल, सिटीज एंड कल्चर, ये तीनों किताबें हैं डिकन्सन महोदय की। तो डिकन्सन महोदय की पहली किताब का नाम है ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरी किताब का नाम है प्यारे साथियों द कल्चर कैपिटल, और तीसरी किताब का नाम है सिटीज एंड कल्चर। तो ल्यूक डिकन्सन महोदय की तीन महत्वपूर्ण किताबें, पहली का नाम ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरी द कल्चर कैपिटल, और तीसरी का प्यारे साथियों सिटीज एंड कल्चर। आरजे बनेट, इनको चाहो तो याद कर लो, बाकी कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, बाई चांस आप याद करना चाहो तो इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग, आरजे बेनेट की किताब का नाम है, इसको याद कर लो, आप इसको तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो आरजे बेनेट अमेरिका के थे, इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग इनकी किताब का नाम है, अमेरिकन थे, इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग इनकी किताब का नाम है। जेम्स, इनको भी चाहो तो याद कर लो, प्रिस्टन जेम्स के बारे में चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। यदि आप चाहो तो ऑल पॉसिबल वर्ड इनकी किताब का नाम है, प्रिस्टन जेम्स की, इसको तो याद ही कर लेना। वन वर्ड डिवाइडेड, एन ज्योग्राफी ऑफ मैन, एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, चारों की चारों को याद कर लो यार, यहां से थोड़ा सा, क्योंकि ऑल पॉसिबल वर्ड से एक बार क्वेश्चन बन चुका है, जो ऑल पॉसिबल वर्ड किताब है ना, इससे एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आप प्रिस्टन जेम्स जो कि अमेरिका के हैं, इनकी चार किताबें, एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ए ज्योग्राफी ऑफ मैन, वन वर्ड डिवाइडेड, ऑल पॉसिबल वर्ड, ये चारों की चारों किताबों को भी रट लो, कौन सी दिक्कत है, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। गोल्डन वाइजर अमेरिका के हैं, कल्चर डिफ्यूजन इनसे संबंधित है। तो कल्चर डिफ्यूजन बुक किसकी है प्यारे साथियों, गोल्डन वाइजर डिफ्यूजन की है। तो गोल्डन वाइजर डिफ्यूजन महोदय की किताब का नाम है कल्चर डिफ्यूजन। तो ये किताब तो याद करने में आपको दिक्कत आएगी नहीं कि प्यारे साथियों क्यों आएगी भाई, गोल्डन वाइजर डिफ्यूजन इनका पूरा नाम है, कल्चर डिफ्यूजन इनकी किताब का नाम है। तो पूरी ज्योग्राफी की यदि हम समस्त किताबों की बात करें तो एकमात्र किताब है जिसमें डिफ्यूजन शब्द है, और एकमात्र भूगोल होता है जिनका डिफ्यूजन नाम है। तो डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। चाहो तो स्टेटमेंट याद कर लेना, अदरवाइज कैंसिल भी कर देना। स्टीवर्ड महोदय, भाई इनको पढ़ना जरूरी है, स्टीवर्ड महोदय को पढ़ना जरूरी है। इन्होंने एक दूसरे से विलग सम्मान पारिस्थितिकी परिस्थितियों में विकसित संस्कृति के लिए बहुरेखीय विकास संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन को प्रस्तावित किया था। बस डायरेक्टली इतना याद कर लो कि कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किससे संबंधित है, जे स्टीवर्ड महोदय से संबंधित है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किससे संबंधित है, जे स्टीवर्ड महोदय से संबंधित है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किससे संबंधित है, जे स्टीवर्ड महोदय से संबंधित है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किसकी है, जे स्टीवर्ड की है। भाई मैं किसी शब्द को यदि बार बार रिपीट करवा रहा हूं ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उसको वहीं पर याद करो, तो मेरी साथ साथ आप रिपीट करना शुरू कर दो। जैसे कंसेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किसकी है, स्टीवर्ड महोदय की है, ठीक है। हेनरी ली फेब्रे महोदय के बारे में भाई इसको याद करना है, फेब्रे महोदय को याद करना है। द राइट टू द सिटी, द अर्बन रिवोल्यूशन, द क्रिटिक ऑफ एवरीडे लाइफ, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। तो फेब्रे महोदय की चार किताबें हैं, हेनरी ली फेब्रे महोदय की चार किताबें हैं। पहली किताब का नाम है द राइट टू द सिटी, दूसरी किताब का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन, तीसरी किताब का नाम है द क्रिटिक ऑफ एवरीडे लाइफ, और चौथी किताब का नाम है द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। चाहो तो आप इस तीसरी वाली किताब को स्किप कर सकते हो, बाकी ये तीनों याद कर लेना, हेनरी ली फेब्रे महोदय की किताबें हैं। उसके बाद राइट टू द सिटी की संकल्पना भी फेब्रे महोदय ने दी थी, राइट टू द सिटी की संकल्पना भी फेब्रे महोदय ने दी थी, राइट टू द सिटी की संकल्पना फेब्रे महोदय ने दी थी, राइट टू द सिटी की संकल्पना फेब्रे महोदय ने दी थी। उसके बाद हम बात करें वेबॉक महोदय, द थ्योरी ऑफ कल्चर लैंड स्टेप, चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो। हाँ लेकिन ये तो याद करना है, सांस्कृतिक सोपानों का सिद्धांत किसने दिया था, हेस
बेबोक-मोदे ने दिया था। तो सांस्कृतिक सोपानों का सिद्धांत हेस बेबोक-मोदे ने दिया। इनकी जो किताब है द थ्योरी ऑफ कल्चर लैंडस्केप, आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो कैंसिल कर दो, लेकिन सांस्कृतिक सोपान किससे संबंधित है? हेस बेबोक-मोदे से संबंधित है, ये याद करना है। टेलबोक-मोदे चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हो। व्हीलर-मोदे मैन एंड कल्चर इनकी किताब का नाम है, इसको याद कर लो प्यारे साथियों। क्लॉर्क व्हीलर-मोदे की किताब का नाम है मैन एंड कल्चर। सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा कल्चर एरिया अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया? क्लॉर्क व्हीलर ने किया। तो क्लर्क व्हीलर प्यारे साथियों अमेरिका के थे। क्लॉर्क व्हीलर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनकी एक किताब का नाम है मैन एंड कल्चर। ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा कल्चर एरिया अप्रोच की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ठीक है, सांस्कृतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम उल्लेख भी किसने किया था? क्लॉर्क व्हीलर ने किया था। तो क्लॉर्क व्हीलर-मोदे के बारे में 3 सबसे महत्वपूर्ण बात। पहली बात कि इनकी किताब का नाम है मैन एंड कल्चर। दूसरी बात, इन्होंने एक संकल्पना दी जिसका नाम है कल्चरल एरिया अप्रोच। सांस्कृतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? क्लॉर्क व्हीलर ने किया, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको हम स्किप करते चलते हैं, इसको स्किप कर दो। बेबोच-मोदे को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, चाहो तो आप याद कर लो, बाकी ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि इनको स्किप कर दो, अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी। दिमाग ऐसे तो नहीं है कि चलो स्कैनर है, स्कैन किया सारी चीज़ें दिमाग में सेट होगी, रटना पड़ेगा, उनको याद भी रखना पड़ेगा, कंफ्यूज भी होंगे क्योंकि हम मशीन नहीं है, इंसान है। सामूहिक स्मृति की अवधारणा का प्रतिपादन, कलेक्टिव मेमोरी की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हेल बेबोस ने किया था। बस ये याद कर लो, ठीक है, कि सामूहिक स्मृति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हेल बेबोस ने किया था। इनको चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो। हाँ, ये बात याद कर लेना कि सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में किसने बांटा था? वोटर्सबर्ग ने बांटा था। ठीक है, सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 10 भागों में किसने बांटा था? वोटर्सबर्ग ने बांटा था। वोटर्सबर्ग ने सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 10 भागों में विभाजित किया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टीवर्ड-मोदे के बारे में। स्टीवर्ड-मोदे को आपको अच्छे से पढ़ना है। अमेरिका के थे। थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज, अंतःक्रिया मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल पर काम किसने किया था? स्टीवर्ड-मोदे ने किया था। तो स्टीवर्ड-मोदे अमेरिका के थे। थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज, अंतःक्रिया मॉडल या इंटरएक्शन मॉडल पर काम किसने किया था? स्टीवर्ड ने किया था। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी संकल्पना का विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जे स्टीवर्ड को दिया जाता है। तो जे स्टीवर्ड अमेरिका के थे। थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज, स्टीवर्ड-मोदे की किताब का नाम है अंतःक्रिया मॉडल, इंटरएक्शन मॉडल पर काम किसने किया? स्टीवर्ड ने किया। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी संकल्पना को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्टीवर्ड को दिया जाता है। एनी बुटीमर, इनके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रमुख ज्योग्राफर थे जिनको हमने पढ़ लिया। अब ये हैं प्यारे साथियों सामाजिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं, इनको हमें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूगोल की परिभाषाएं उनको आप मत याद करो। हाँ, यहां पर जो जाति से संबंधित परिभाषा है वो कूले-मोदे की जो परिभाषा है इसको आप याद करो। जब कोई वर्ण पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जब कोई वर्ण पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये किसने कहा है? कूले-मोदे ने कहा है। कूले-मोदे ने जाति की डेफिनेशन दी कि जब कोई वर्ण पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह बात आपको सही ढंग से याद करनी है। मजूमदार एवं मदान-मोदे ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है प्यारे साथियों? एक बंद वर्ग है। तो कूले-मोदे की जो डेफिनेशन है कि जब कोई वर्ण पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। मजूमदार व मदान-मोदे ने क्या कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद हर्बर्ट रिजले की जो डेफिनेशन है इसको चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं बना। उसके बाद हम भाषा की परिभाषा की बात करें तो इसमें आप एक भी डेफिनेशन मत याद करो। अब यहाँ हम बात करते हैं प्रमुख सामाजिक भूगोलवेताओं के बारे में। अब इनको याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोलवेता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा
राजनीतिक भूगोलवेता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या भूगोलवेता नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज्योग्राफर है वो सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोलवेता हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज्योग्राफर हैं जो सामाजिक भूगोलवेता हैं, जो सोशल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। हैरिसन है, डेरियल फोर्ड है, ग्रिफिथ टेलर है, प्रोटसन है, किर्क है, ग्रिफिथ है, जॉनसन है। भाई जॉनसन से क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना, शायद 2019 के नेट जेआरएफ के पेपर में बना था। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन है, एस नेडेल है, पेज है, ग्रिलिन है, फेयर चाइल्ड है, लुंडवर्ग है, कूले हैं, मजुमदार व मदान है, हर्बर्ट रिजले हैं, क्लार्क है, स्टूवेंट है, माजिद हुसैन है। अब ये टोटल 22 सामाजिक भूगोलवेता हैं। इन 22 के नामों को याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ जिनको आपको याद करना है, जो सामाजिक भूगोलवेता हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक भूगोलवेताओं का नाम याद रखते हैं जिन भूगोलवेताओं का संबंध सामाजिक भूगोल से था। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम हैरिसन का नाम याद करेंगे, ग्रिफिथ टेलर का नाम याद करेंगे, किर्क का नाम याद करेंगे, ग्रिफिथ का नाम याद करेंगे। हैरिसन हो गया, ग्रिफिथ टेलर हो गया, किर्क हो गया। इसके अलावा प्यारे साथियों जॉनसन मौर्य हो गए। ठीक है, जॉनसन मौर्य हो गया। इसके अलावा प्यारे साथियों पेज हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों कूले हो गया, मजुमदार व मदान हो गया, हर्बर्ट रिजले हो गया, क्लार्क हो गया, स्टूवेंट हो गया और माजिद हुसैन हो गया। ये सभी के सभी के सामाजिक भूगोलवेता हैं। तो माजिद हुसैन है, स्टूवेंट है, क्लार्क है, रिजले मौर्य हैं। इसके अलावा मजुमदार और मदान है, कूले है। इसके अलावा प्यारे साथियों पेज है, जॉनसन है, ग्रिफिथ है, किर्क है। तो ये टोटल, और हैरिसन है, टोटल ये कितने हुए? 11 सामाजिक भूगोलवेता आपको याद करने हैं। 11 को यहां पर आपको स्किप करना है। तो कितने सामाजिक भूगोलवेताओं को याद करना है आपको? केवल 11 सामाजिक भूगोलवेताओं को याद करना है आपको। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक संरचनाओं की विशेषता के बारे में। यहाँ पर कुछ समझाने का है नहीं, केवल याद करने का है। तो सामाजिक संरचना की पहली विशेषता समाज की बाह्य संरचना, दूसरी विशिष्ट क्रमबद्धता, तीसरा तुलनात्मक रूप से स्थिर, चौथा अमूर्तता है, पांचवा खंडात्मक विभाजन है, छठा संगठन एवं विघटन है, सातवां सामाजिक प्रक्रिया है और आठवां क्षेत्रीय है। ठीक है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। आजकल इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनता कि चलो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। सामाजिक संरचना के तत्व नियमात्मक प्रणाली है, पद व्यवस्था है, अनुशासित व्यवस्था है, अपेक्षाओं की व्यवस्था है, क्रिया व्यवस्था है। इसको भी आप मत याद करो प्यारे साथियों। ठीक है, तो सामाजिक संरचना के तत्व भी नहीं याद करने आपको, सामाजिक संरचना की विशेषता भी नहीं याद करनी आपको, सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व भी नहीं याद करने आपको। ठीक है, ये वाला पेज भी नहीं याद करना आपको। हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे फिलहाल में। अब हम बात करते हैं नरजातीयता क्या होता है। ठीक है, नरजातीयता क्या होता है इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, अब मैं आपको टोटल 6 मिनट का समय दे रहा हूं। 28 मिनट की क्लास हुई है, 6 मिनट का समय दे रहा हूं। 34 पर हम वापस आएंगे। 6 मिनट में आप 1.75 की स्पीड करो और फुल स्पीड से आप इसका रिवीजन कर लो, जिससे कि सारी की सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट यहीं तैयार हो जाएं। तो 6 मिनट का समय दे रहा हूं, आप फुल स्पीड से इसका एक बार रिवीजन कर सकते हो।
करो भाई लोगों रिवीजन। चलो तो शुरुआत करते हैं अब। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नरजातीयता क्या होती है। भाई ये भी पता होना चाहिए ना आपको कि नरजातीयता क्या होती है आखिरकार। देखो, नरजाति समूह समाज में जनसंख्या का एक विशिष्ट वर्ग होता है जिनकी संस्कृति समाज के अन्य वर्गों से भिन्न होती है। बस आपको इतना याद करना है कि जो नरजाति समूह होता है ना, वो समाज का एक अलग से वर्ग होता है। नरजातीय समूह समाज में जनसंख्या का एक अलग से वर्ग होता है जिसकी जो संस्कृति है वो समाज के अन्य वर्गों से बिल्कुल अलग होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जो नरजातीय समूह है वो समाज में जनसंख्या का एक अलग से स्पेशल वर्ग होता है जिसकी संस्कृति समाज के अन्य वर्गों से अलग होती है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूं। नरजातीय समूह हम उस समूह को कहेंगे, जनसंख्या के उस समूह को कहेंगे जो एक अलग विशिष्ट वर्ग होता है जिसकी संस्कृति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। लोगों का यह समूह जो एक ही प्रजाति, धार्मिक, भाषाई या राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त होता है वह नरजातीय समूह होता है। अब प्यारे साथियों, नरजातीय समूह क्या होता है? भाई एक विशिष्ट वर्ग होता है। नरजातीय समूह क्या होता है? जनसंख्या का एक विशिष्ट वर्ग होता है, जनसंख्या का एक विशेष समूह होता है जो संस्कृति या किसी एक स्पेशल विशेषता के आधार पर अन्य वर्गों से अलग होता है। अब नरजातीय समूह हो सकता है किसी स्पेशल प्रजाति का हो सकता है किसी स्पेशल धर्म का हो, किसी स्पेशल भाषा का हो, ठीक है। तो नरजातीय समूह की कोई स्पेशल प्रजाति विशेषता हो सकती है, नरजातीय समूह की कोई स्पेशल धार्मिक विशेषता हो सकती है या भाषाई विशेषता हो सकती है। प्रजातीयता मूलतः एक जैविकीय शब्द है जो कायिक समानताओं से संबंधित है। जैसे मंगोलाइड एक प्रजाति है, तो आप इसको मत याद करो, चाहे बस इतना याद कर लो
कि प्रजातीयता मूलतः एक जैविकीय शब्द है। नरजातीय के तहत एक ही संस्कृति, भाषागत समानता, धर्म आदि सांस्कृतिक समानताएं भी शामिल की जाती हैं। ठीक है, इसको भी मत याद करो आप, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक प्रजाति के लोग अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं, वहीं एक नरजातीय समूह में प्रजाति विभिन्नता भी पाई जा सकती है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक प्रजाति के लोग अलग अलग नरजातीय समूह से संबंधित हो सकते हैं, वहीं एक नरजातीय समूह में अलग अलग प्रजातियां पाई जा सकती हैं। भाई एक प्रजाति में अलग अलग नरजाति के लोग भी हो सकते हैं और एक नरजातीय समूह में अलग अलग प्रजाति के लोग भी हो सकते हैं। अब जाति, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जात शब्द से हुई है। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जात शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? जात शब्द से। जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित मानते हैं। तो प्यारे साथियों, जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के जात शब्द से हुई है। जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित माना जाता है। कास्टा शब्द लैटिन भाषा की कोस्टस से बना हुआ है। ठीक है, तो जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित माना जाता है। कास्टा शब्द लैटिन भाषा की कस्टस शब्द से संबंधित है। अब जाति की विशेषताएं, आप इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, समझने का, रटने का कुछ नहीं है। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। भाई जातिगत विवाह भारत में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। एक जाति के लोग उसी जाति के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते। आपने भी सुना होगा भाई सेम जाति में शादी नहीं होती, जाति जाति के भाई बहन होते हैं। जैसे मेरी जो जाति है, अब मेरी जाति में जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई, जितने भी मेरी एज के कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरी एज की लड़कियां, वो सभी क्या है, मेरी बहन है। तो जाति में जाति का ही एक सदस्य अपनी जाति के दूसरे सदस्य के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, जाति के बाहर शादी नहीं की जाती। ठीक है, जाति के बाहर शादी नहीं की जाती। एक मिनट पानी पीने दो यार, भावनाओं में बह गया था मैं। जाति के बाहर शादी नहीं की जाती, जाति से बाहर कर दिया जाता है ना। अब देखो जाति क्या क्या होती है, जैसे हमारी बागड़ा ब्राह्मण जाति है, किसी की ओबीसी जैसे जाट जात है, इसके अलावा हीर जिनको हम यादव कहते हैं वो जात है। इसके अलावा प्यारे साथियों राजपूतों की जात है। तो हम अपनी जात के लोगों के साथ शादी करते हैं। जैसे हम बागड़ा ब्राह्मण हैं, तो हम जो ब्राह्मण है उनमें शादी कर सकते हैं। हम यादवों के साथ शादी नहीं कर सकते, हम हीरो के साथ शादी नहीं कर सकते। खैर आजकल लव मैरिज होने लग गई है, बाकी अरेंज मैरिज आज भी अलाउ नहीं करती। अरेंज मैरिज तो यही करती है कि भाई चाहे कम पढ़ी लिखी ले आओ, लेकिन जाति के लेके आओ। और ये शब्द आपने भी सुना होगा, भाई कम पढ़ी लिखी ले आओ, कम खा लो, कम कमा लो, लेकिन शादी जाति की लड़की के साथ ही करना। ये आज भी, आपकी साइड का तो पता नहीं, लेकिन हमारे साइड तो ये आज भी चलन में है कि भाई शादी करनी है केवल जाति के लड़के के साथ करनी है, जाति की लड़की के साथ करनी है। चाहे कम खा लेंगे, चाहे कम पी लेंगे, चाहे कम रुपए कमा लेंगे, लेकिन करेंगे शादी जाति के लोगों के साथ ही। क्योंकि बिरादरी के बाहर जाते हैं, जाति के बाहर जाते हैं ना, तो भाई ये समझो बहुत बड़ा पाप लगता है। एक तरीके से पाप का मतलब ये है, वो पाप वाला सीन नहीं होता, लेकिन गाँव में क्या होता है, यदि हम दूसरी जात के लोगों के साथ शादी कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लग जाती हैं, एक अलग ही माहौल बन जाता है। अरे भाई इसने तो दूसरी जाति में शादी कर ली, बिरादरी से बाहर गया। ये हमारी साइड जाति को बिरादरी भी बोलते हैं। जाति से बाहर गया, बिरादरी से बाहर गया, अब इसे समाज में जात अपनी जाति में बैठने का कोई हक नहीं है। आज भी ये हमारे एरिया में प्रचलित है। आपके एरिया में प्रचलित है या नहीं इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन जो जात पात का सिस्टम है ना, वो आज भी हमारे एरिया में बहुत अच्छे से पॉपुलर है। यदि कोई कैंडिडेट दूसरी जाति की लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी कर हो जाता है ना सीन, तो भाई समझो ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया,
उन लोगों की चर्चा इस तरीके से होने लग जाती है कि भाई उन्होंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। जैसे आज किसी एक कैंडिडेट ने दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर ली या दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी कर ली, तो अगले 1-2 महीने तक तो वो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में रहेंगे। उनके पेरेंट्स को हर कोई बिल्कुल हीन भावना से देखेगा। तो जाति की पहली विशेषता है कि एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, केवल अपनी ही जाति में शादी करते हैं। जाति के सदस्यों पर खान पान संबंधित प्रतिबंध होता है, अर्थात अपनी जाति से पृथक अन्य किसी जाति के सदस्यों के साथ खान पान करने से रोका जाता है। यह प्रतिबंध सभी जातियों में समान रूप से नहीं है। अब देखो प्यारे साथियों, रियलिटी है ये। आज भारत समानता पर फोकस कर रहा है कि जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी ये फिलहाल में मौजूद है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं करते। आज भी बहुत सारे एरियो में ऐसी चीजें हैं। जैसे जो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं मानना। जैसे कोई ब्राह्मण जाति का लोग है, ठीक है, इतना हमारे भेदभाव नहीं होता। ये जो इस तरीके का जातिगत भेदभाव है वो हमारे घर में नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत सारे ड्राइवर रहते हैं, वो अलग अलग जाति के रहते हैं, तो हमारे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं, जैसे ब्राह्मण जाति का घर है, ठीक है, अब कोई बलाई जाति का कैंडिडेट है, तो वो उसको पहली बात तो अपने घर में नौकर भी नहीं रखेंगे। बलाई जाति के लोग कैंडिडेट को अपने घर में नौकर भी नहीं रखेंगे। बाई चांस रख लिया तो उसको किचन से बाहर रखेंगे, किचन का काम नहीं करवाएंगे उससे, ठीक है। उसका एक अलग से बर्तन कर देंगे कि भाई ये तेरा बर्तन है, इसमें तू खाया कर, तू तेरे बर्तन को धोकर और वहीं रख जाया कर, दूसरे दिन उसी बर्तन में डाल के फिर खा लिया कर। ये आज भी मौजूद है। खान पान का सीन भी, भाई ब्राह्मण जाति के लोगों का चलन चला रहा है कि वो केवल वेजिटेरियन होते हैं, वो मांस अंडा मछली नहीं खाते। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है कि ब्राह्मण जाति के लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। यदि कोई ब्राह्मण जाति का लोग हमारी साइड मांस अंडा मछली खा लेता है ना, तो उससे लोग दूर रहना शुरू कर देते हैं कि भाई इसने तो पता नहीं क्या खा लिया, अंडा खा लिया इसने, तो इसने मांस खा लिया, इसने चिकन खा लिया, इसने मटन खा लिया। उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से वो भी चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है। जैसे दूसरी जात है, जैसे बलाई है, वाल्मीकि है, यहाँ पर मांस अंडा ये खाने का चलन है, तो ये लोग खाते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो इनकी बातें नहीं होती। अधिकांश जातियों के अपने परंपरागत व्यवसाय होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण भी दो तरीके के होते हैं। मेरे को हम वो ब्राह्मण नहीं है जो पूजा पाठ का काम करते हैं। दो तरीके के ब्राह्मण होते हैं, एक पूजा पाठ वाले ब्राह्मण होते हैं, एक खेती का काम करने वाले ब्राह्मण होते हैं। हम खेती का काम करने वाले ब्राह्मण हैं। तो बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वो आज भी पूजा पाठ का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जो पहले से पूजा पाठ का काम करते हैं, अरे वो आज भी पूजा पाठ का ही काम करते हैं। उनके बच्चों को आप पूछोगे कि तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, भाई वही पूजा पाठ करवाना, मंदिर का पूजा पाठ करना, शादी वगैरह करवाना, ठीक है। जैसे वाल्मीकि हैं, बैंड बाजा बजाने का काम करते हैं, तो आज भी वो अपना प्रोफेशन बना के रखे हैं कि भाई हमें बैंड बाजा बजाना है, ठीक है। जैसे मोची का काम है, जूती वगैरह गांठने का काम है, तो ये बलाई करते हैं, तो वो आज भी करते आ रहे हैं। तो अधिकांश जातियों के अपने परंपरागत व्यवसाय हैं जिसको वो आगे कंटिन्यू बनाए हुए हैं। जातियों में ऊंचे नीच का एक संस्करण पाया जाता है, बिल्कुल ऊंची जाति नीची जाति इसका संस्करण पाया जाता है, ये आज भी विद्यमान है। व्यक्ति की जाति का आधार जन्म होता है, जो कि इसकी स्थिति को निश्चित कर देता है, बशर्ते कि उसे जातिगत नियमों को भंग करने के कारण जाति से अलग न कर दिया गया हो। ये बात बिल्कुल सीधी सी है प्यारे साथियों, हमारी जाति हमारे जन्म के साथ फिक्स होती है। संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा पर निर्भर है, संपूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। भाई जितने भी जाति है उसमें जो ब्राह्मण जाति है वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली जाति होती है। तो ये है जाति की विशेषता। तो मेरे को तो लगता है नहीं कि जो जाति की विशेषता है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको याद करने की हो, और जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बन सकता, क्योंकि सबको पता है हर कोई क्वेश्चन ठीक करेगा यहाँ से। और ये वाला जो पहला पॉइंट था उसमें मैं इमोशन के साथ खो गया, तो इसलिए मैंने गलत बता दिया था, बाद में मैंने ठीक बता दिया। डॉक्टर घूरिये के अनुसार जाति की विशेषता, समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति क्या है प्यारे साथियों, समाज का खंडात्मक विभाजन, के एक समाज है
उसमें अलग अलग खंड हो गए, ब्राह्मणों का खंड हो गया, कुम्हारों का खंड हो गया, गुर्जरों का खंड हो गया, हीरों का खंड हो गया, यादवों का खंड हो गया, जाटों का खंड हो गया। इसके अलावा प्यारे साथियों बलाइयों का खंड हो गया, अलग अलग खंड बन गए। संस्तरण है, ऊंची जाति, नीची जाति, उससे नीची जाति, उससे नीची जाति। आप सब जानते होंगे, ये चीजें समझाने की है नहीं भाई। सबसे ऊंची जाति के लोग, फिर उससे नीची जाति के लोग, फिर उससे नीची जाति के लोग, फिर उससे नीची जाति के लोग, ये है। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, भोजन और सामाजिक सहवास का मतलब है कि जातिगत भेदभाव की वजह से आपस में खाना भी शेयर नहीं करते, आपस में खाना भी नहीं खाते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहे किसी भी कास्ट से हो, बुरा नहीं लेना है, दिल पर नहीं लेना, मैं केवल समझाने के टारगेट के साथ समझा रहा हूं। जैसे जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं, वो नीची जाति के लोगों के खाना खाने के लिए नहीं जाते। ठीक है, कोई शादी वगैरह हुआ तो उसमें कन्यादान दे देते हैं, 10-20 रुपए, 50-100 रुपए जो भी देना हो तो वो दे देता है, लेकिन खाना नहीं खाते। वो ऐसा मानते हैं कि छुआछूत वाला सीन, कि हम उनके खाना नहीं खाएंगे। विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक योग्यताएं और विशेषाधिकार। हर एक जाति की सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं होती हैं। पेशों के अप्रतिनिधित्व, चुनाव का अभाव। ठीक है, पेशे को वो अपने परंपरागत पेशे को अपनाए हुए हैं जातिगत आधार पर। तो ये जाति का टॉपिक था, जो मेरे को तो लगता नहीं है कि आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को यहां पर दोबारा देखना पड़ेगा। भाषा, भाषा के उद्भव तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक है। भौगोलिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक, ये 3 ऐसे कारक हैं जो भाषा के उद्भव और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा का महत्व पारस्परिक संपर्क स्थापित करने में, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान करने में और राष्ट्रीय एकता में भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बोलियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है प्यारे साथियों। बोलियां भी 2 तरीके की होती हैं। बोलियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली होती है भौगोलिक बोली। किसी क्षेत्र या स्थान के लोगों द्वारा बोली जाने वाली विशिष्ट बोली को हम भौगोलिक बोली कहते हैं। भौगोलिक बोली क्या है कि किसी क्षेत्र या स्थान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली। जैसे अब मैं बोल के बताता हूं, हमारा गांव में ई तरीका की बोली बोली जाए। कोई भी क्षेत्र या कोई भी स्थान का लोगों के द्वारा बोली जा वाली जो भाषा है ना, उन्हें के बोलो जाए भौगोलिक बोली बोलो जाए। ये क्या है, हमारी भौगोलिक बोली है। किसी क्षेत्र या स्थान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली विशिष्ट भाषा को क्या कहते हैं, भौगोलिक बोली कहते हैं। जैसे आपकी खुद की भी एक लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है ना, आपकी खुद की भी एक लोकल लैंग्वेज होगी जिसमें बात करने में मजा ही कुछ अलग है। तो वो जो आपकी लोकल लैंग्वेज है ना, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाते हो, अपने मम्मी पापा के साथ गप्पे सप्पे लड़ाते हो, ठीक है, वो क्या है प्यारे साथियों, आपकी भौगोलिक बोली है। जैसे अवधी है, भोजपुरी है। सामाजिक बोली, किसी सामाजिक वर्ग, जाति, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षिक आदि द्वारा बोले जाने वाली बोली को हम सामाजिक बोली बोलते हैं। ठीक है, जातिगत आधार पर बोली जाने वाली बोली, हर एक जाति की कुछ स्पेशल जाति होती है जिनकी अपनी खुद की भाषा होती है। जैसे आपने देखा होगा, ये होते हैं ना वो, मैं भूल गया यार, एक जाति के लोग होते हैं, गुजरात के होते हैं, वो सिंधी। आप कभी दुकानों पर सामान लेने के लिए जाओ, सिंधियों की दुकान पर, जब आप सिंधियों की दुकान पर सामान लेने के लिए जाओगे ना, तो वो सिंधी हमसे जब बात करेंगे तो वो प्योर हिंदी भाषा में बात करेंगे, जिससे कि वो भाषा हमारी समझ में आ जाए, हमारी उनकी समझ में आ जाए। और जब वो सिंधी सिंधी आपस में बात करते हैं, स्पेशली जैसे हम कपड़ा लाने के लिए गए सिंधियों की दुकान पर, 1500 रुपये उसने हमें बता दिया, हमने उसे 1000 रुपये बता दिया। अब जो सिंधी सिंधी, 2 दुकान में, एक दुकान का मालिक सिंधी है, एक वहां पर काम करने वाला सिंधी है। अब ये दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या 1000 रुपये में दे दूं। तो अब ये जो दोनों सिंधी है ना, मालिक और वहां पर काम करने वाला, ये दोनों आपस में सिंधी भाषा में बात करेंगे जो हमारी नहीं समझ में आएगी। फिर ये दोनों बात करके डिसीजन ले लेंगे, चल भाई दे दे 1000 रुपये में। तो वो हमें 1000 में दे देगा, नहीं वो हो जाएगा भाई तू 100 रुपये और दे दे, तेरे को 1100 रुपये में दे देंगे। यह जाति के आधार पर भाषा हो गई। ऐसे धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू मुस्लिम भाषा अलग अलग होती है, ईसाइयों की अलग होती है। ऐसे व्यापारिक भाषा भी होती है, ऐसे शैक्षिक भाषा भी होती है, जिसको हम सामाजिक बोली बोलते हैं। भारत में विभिन्न प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण सामान्य भाषा की प्रमुखता के आधार पर किया जाता है। जैसे पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ओडिशा में उड़िया बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। एक भी ऐसा नहीं है जो याद करना हो। तमिल
तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, गुजराती गुजरात से जुड़ी हुई है, मराठी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, तेलुगु आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, उड़िया उड़ीसा से जुड़ी हुई है, बंगाली बंगाल से जुड़ी हुई है, और प्यारे साथियों हिंदी हरियाणा से जुड़ी हुई है, राजस्थानी राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, पंजाबी पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। बस। विश्व के प्रमुख भाषा परिवार। रोमन भाषाओं की पूर्वज भाषा लैटिन है। पहली बात यह ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो रोमन भाषा है उनकी पूर्वज भाषा क्या है? लैटिन है, जिसे कई प्रमुख भाषाओं जैसे पुर्तगाली है, स्पेनी है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमानियन है आदि की उत्पत्ति हुई है। तो रोमन भाषाओं की पूर्वज भाषा लैटिन है। लैटिन भाषा से कई प्रमुख भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे पुर्तगाली है, स्पेनी है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमानियन है। तो आप इसको चाहिए बात याद करो, और बाकी याद भी कर लो यार, इतना कुछ पढ़ लिया आज की क्लास में, इसमें सबसे मेन याद करने का ये है, तो इसको याद कर ही लेना। अब हम बात करते हैं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। अब शुरू हो गई कहानी अच्छे से याद करने की। अब हमें इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा। समझने का जो सीन था वो कंप्लीट हो चुका है, अब सीन आ गया प्यारे साथियों रट्टा मारने का। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। समस्त इंडो यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति एक समान वन से मानी जाती है। इसका प्रथम प्रयोग संभवतः कुरगन नामक आदि मानव करते थे। तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करते थे? कुरगन नाम के आदि मानव करते थे। तो इंडो यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति एक समान वन से मानी जाती है। याद करने की लाइन नहीं है, याद करने की इतनी है कि इंडो यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति संभवतः कुरगन नाम के आदिवासी करते थे, जिनका निवास कैस्पियन सागर के उत्तर में वोल्गा नदी के समीपवर्ती प्रदेश में था, जहां की जलवायु स्टेपी प्रकार की थी। तो इंडो यूरोपियन भाषा स्टेपी जलवायु वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। इंडो यूरोपियन भाषा प्यारे साथियों कहां पर बोली जाती है? स्टेपी प्रकार की जहां जलवायु पाई जाती है वहां पर इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है वहां पर इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है, जो कि कैस्पियन सागर के उत्तर में और वोल्गा नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो कैस्पियन सागर के उत्तर में वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्र में जहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है वहां पर इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की कुछ उपभाषाएं हैं। अब इनको आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो यूरोपीय भाषा से संबंधित है, या कौन सी भाषाएं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा प्यारे साथियों कि कौन सी भाषाएं हैं जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। तो प्यारे साथियों इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखने वाली भाषा पहली इंडो ईरानी है, दूसरी लैटिन या रोमानिक है, तीसरी सेल्टिक है, चौथी जर्मनिक है, पांचवी बाल्टिक स्वालिक है और छठी हेलेनिक है। तो इंडो ईरानी है, लैटिन रोमानिक है, सेल्टिक है, जर्मनिक है, बाल्टिक स्वालिक है और हेलेनिक है। ये प्रमुख भाषा परिवार हैं जो इंडो यूरोपीय भाषा से संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं इंडो ईरानी भाषा परिवार के बारे में। इंडो ईरानी भाषा परिवार के प्रमुख दो भाषाएं हैं। इंडो ईरानी भाषा परिवार की प्रमुख दो भाषाएं हैं। पहली होती है प्यारे साथियों इंडिक, दूसरी होती है ईरानी। जो इंडिक भाषा है वो इंडो इंडो इंडिक ईरानी भाषा परिवार की पूर्वी शाखा से संबंधित है और ये इसकी पश्चिमी शाखा से संबंधित है। तो आपको इतना याद नहीं करना, आपको क्या क्या याद करना है यहां पर बता देता हूं। जो इंडो ईरानी भाषा परिवार है इसकी दो भाषाएं हैं। पहली है इंडिक, इंडो शब्द से पता चल रहा है भाई इंडो ईरानी भाषा है, समझाता हूं मैं। इंडो ईरानी भाषा परिवार है, ठीक है, इंडो ईरानी भाषा परिवार है। अब इसमें एक तो भाषा है इंडिक भाषा जो इंडो शब्द से जुड़ी हुई है, दूसरी है ईरानी भाषा जो ईरानी शब्द से जुड़ी हुई है। इंडो ईरानी भाषा परिवार, एक इंडो भाषा हो गई और एक ईरानी भाषा हो गई। जो इंडो भाषा है उसको इंडिक भाषा कह देते हैं, ईरानी भाषा को ईरानी भाषा कह देते हैं। तो इंडो ईरानी भाषा परिवार में दो भाषाएं हैं, पहली इंडिक है जो इंडो शब्द से जुड़ी हुई है, दूसरी ईरानी है। अब इंडिक भाषा कहाँ बोली जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप में, स्पेशली भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोली जाती है। और जो ईरानी भाषा है प्यारे साथियों पश्चिमी एशिया में बोली जाती है। इंडो ईरानी भाषा परिवार एक इंडिक भाषा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारत,
पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोली जाती है। ईरानी भाषा पश्चिमी एशिया में बोली जाती है, क्योंकि ईरान कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में है। इंडिक भाषा परिवार, इंडिक भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इन भाषाओं को हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, जो इंडिक भाषा है वो भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बोली जाती है। इंडिक भाषा को हिंदुस्तानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। लैटिन भाषा परिवार को रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो लैटिन भाषा परिवार है इसको रोमानिक या रोमन्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवलिंग, कैटलन इस भाषा परिवार के प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, जो रोमानिक या जो रोमन्स के नाम से जानी जाने वाली भाषा है। भाई लैटिन भाषा परिवार या रोमानिक भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? स्पेनी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमानियन है और कैटलन है। तो स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, कैटलन ये भाषाएं कौन से भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये लैटिन भाषा परिवार या रोमानिक या रोमन्स भाषा परिवार से संबंधित हैं। मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में लैटिन भाषाओं का एकाधिकार है। तो लैटिन भाषा कहां बोली जाती है? मध्य अमेरिका, मैक्सिको और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, इसलिए इस संपूर्ण भूभाग को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। भाई मैक्सिको से लेकर दक्षिणी अमेरिका के बीच का भाग, संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका को हम लैटिन प्रदेश के नाम से या लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और इसको लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है। तो लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? लैटिन अमेरिका में बोली जाती है। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका तक का क्षेत्र और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका, इनको लैटिन अमेरिका में शामिल किया जाता है। और लैटिन अमेरिका में प्यारे साथियों लैटिन भाषा बोली जाती है। लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनी और पुर्तगाली भाषाओं का प्रचलन है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के जो अधिकांश देश हैं उनमें स्पेनी और पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस की आधिकारिक भाषा है प्यारे साथियों। कनाडा, स्विट्जरलैंड और कई अफ्रीकी देशों में बोली जाती है। तो फ्रेंच फ्रांस की आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच भाषा है जो फ्रांस की आधिकारिक भाषा है, जो कनाडा और स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। इटालियन इटली, स्विट्जरलैंड और सिसिली की प्रमुख भाषा है। इटालियन भाषा में निम्न भाषाओं को शामिल किया जाता है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, कश्मीरी है, असमी है, मराठी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, सिंधी है। इन सभी को इटालियन भाषा में शामिल किया जाता है। तो इटालियन भाषा इटली और स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। इटालियन भाषा में प्यारे साथियों हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी और सिंधी को शामिल किया जाता है। इंडो यूरोपीय भाषा सामान्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती है, जिनमें हिंदी प्रमुख है। जो यूरोपीय भाषाएं हैं ये उत्तरी भारत में बोली जाती है, जिसमें प्रमुख है हिंदी। पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू है। भारत में जम्मू कश्मीर में भी उर्दू बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, बांग्लादेश व भारत के पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। बांग्ली बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। यह याद रखना कि कौन से देश की कौन सी आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका में बोली जाने वाली सिंहली भाषा भी इंडिक भाषा परिवार की सदस्य है। तो श्रीलंका में प्यारे साथियों सिंहली भाषा बोली जाती है। बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत के जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों इटालियन भाषा इटली, स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। फ्रेंच भाषा फ्रांस में बोली जाती है। लैटिन अमेरिका में लैटिन भाषा बोली जाती है। यहाँ से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन जाएगा। एक साइड भाषा का नाम दे देगा, दूसरे साइड वो कौन से देश की प्रमुख भाषा है उस देश का नाम लिख देगा, क्रॉस मैच करवा लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज वाली हम क्लास का यहाँ पर द एंड करते हैं। फिर कल हम पढ़ते हैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ। 1.5 से 2 घंटे की क्लास रखेंगे और उसमें अगले 3 क्लासों में मैं सोशल कल्चर ज्योग्राफी फिनिश करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ।
मस्त वाली क्लास में।